हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इसके सारे पार्ट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर आप अगर एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। 61 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी इज डैश, प्रमोटर, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, ऑडिटर। तो क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा था कि कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। या पहली बार जो व्यक्ति सोचता है कि कंपनी कौन सी होगी, किस तरह से होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, जो भी कंपनी को बनाने में जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, जो भी वैधानिक आपकी जो कंडीशंस दे रखी होती है, उसको जो पूरा करता है वो कौन होता है, वो कहलाता है प्रमोटर या फिर प्रवर्तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ को डैश कहा जाता है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डैश, कैपिटल प्रॉफिट, डिवाइजिबल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, नन ऑफ दीज। तो जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा प्रॉफिट होगा जो भी डिविडेंड दिया जाना है उसके लिए अवेलेबल होगा। ये माना जाए कि हाँ, इस प्रॉफिट में से अब डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कौन सा आपका प्रॉफिट होता है, पूंजीगत लाभ, विभाज्य लाभ, आरक्षित लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाता है डिवाइजिबल प्रॉफिट यानी कि विभाज्य लाभ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है वो हो जाता है डिवाइजिबल प्रॉफिट यानी कि वितरण योग्य लाभ या फिर विभाज्य लाभ। तो कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा या फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाता है, या पिछले वर्षों की जो आपकी हानियां हैं, लॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें लेस करने के बाद जो आपका लाभ आता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो लेस की जाती हैं, उसके बाद जो आपका लाभ निकल के आता है वो हो जाता है विभाज्य लाभ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक कंपनियां संयोजन करने का निर्णय लेती हैं तो एक नई कंपनी का गठन होता है, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। When two or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed. It is known as dash, amalgamation, absorption, internal reconstruction, external reconstruction। तो क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक कंपनियां हैं जो कि एक ही तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, आपस में संयोजन कर लेती हैं और एक नई कंपनी का गठन हो जाता है, एक नई कंपनी बन जाती है। तो ये क्या है, एकीकरण है, अवशोषण है, आंतरिक पुनर्निर्माण या फिर बाहरी पुनर्निर्माण है। तो ये आपका हो जाएगा एकीकरण, अमलगमेशन हो जाएगा। आपने पढ़ी होंगी तीन चीज़ें, एक हो जाता है एकीकरण, दूसरा हो जाता है संविलियन और तीसरा होता है पुनर्निर्माण। एकीकरण होता है उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक कंपनीज जो होती हैं आपस में संयोजित हो जाती हैं, मिल जाती हैं और एक नई कंपनी को बना लेती हैं। उसमें ये रहता है कि जो भी विद्यमान कंपनियां होती हैं उनके हित जो होते हैं, उनके हिस्सेदारी जो होते हैं, उनके हितों को समाप्त नहीं किया जाता है। जो नई कंपनी होती है उसमें उनका हित पूरी तरह से रहता है। लेकिन जो आपका संविलियन होता है तो उसमें एक कंपनी क्या होती है, पूरी तरह से विघटन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। दूसरी कंपनी जो कि उस कंपनी को जो है परचेस कर रही होती है, क्रय कर रही होती है, सिर्फ वही कंपनी विद्यमान रहती है। और जो आपका तीसरा है पुनर्निर्माण, तो वो दो तरह का हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोग को इसके बारे में, एक्सटर्नल के बारे में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो एक ही तरह का व्यवसाय करने वाली कंपनियां आपस में संयोजित हो रही हैं, दो या दो से अधिक कंपनियां, तो वो हो जाएगा आपका एकीकरण, अमलगमेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यमान कंपनी किसी अन्य कंपनी या कंपनियों के व्यवसाय पर अधिकार कर लेती है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। When one of the existing companies take over business of another company or companies, it is known as amalgamation, absorption, internal reconstruction, external reconstruction। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कोई कंपनी जो विद्यमान है और वो किसी दूसरी कंपनी या कंपनियों को अपने अधिकार में ले लेती है, टेक ओवर कर लेती है, तो वो क्या कहलाता है, एकीकरण, संविलियन, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाहरी पुनर्निर्माण। इससे पहले के क्वेश्चन में जो मैंने आप लोग बताया था वहाँ पर क्या था कि कोई दो कंपनियां या दो से अधिक कंपनियां क्या थी जो एक ही तरह का व्यवसाय कर रही थी और किसी नई कंपनी को वो बना रही थी, उस नई कंपनी के साथ उनके बिजनेस को मर्ज कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई एक कंपनी जो पहले से विद्यमान है, यहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं बन रही। मेन डिफरेंस दोनों में यही है, ध्यान दीजिएगा कि जो एकीकरण होता है, जो अमलगमेशन होता है, वहाँ कोई नई कंपनी बनती है, लेकिन जो आपका संविलियन होता है वहाँ पर कोई भी नई कंपनी नहीं क्रिएट होती है, बल्कि पहले से ही एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर जो विद्यमान कंपनी है वही दूसरी कंपनी के व्यवसाय को क्या करती है, अपने में अधिकार में ले लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संविलियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकीकृत समायोजन खाता बइयों में दिखाया गया है तो इसे आर्थिक चिट्ठे में डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, इट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ डैश इन द बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एकीकृत समायोजन खाता जो कि अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है और वो अगर पुस्तक में बुक्स में दिखाया गया है तो उसे आर्थिक चिट्ठा जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहाँ पर किस शीर्षक के अंतर्गत किस हेडिंग में दिखाते हैं, संचय अधिक के, अचल संपत्ति, निवेश या फिर विविध व्यय। तो ये आपको जो दिखाया जाएगा ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। जो आपका अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट होता है तो आपने देखा होगा कि जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन दे रखा था एकीकरण की लेखांकन विधियाँ, तो वहाँ पर दो मेथड दे रखे हैं। एक आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो जाता है, दूसरा होता है परचेज मेथड। जब परचेज मेथड होता है तो वहाँ पर अगर बुक्स में कोई वैधानिक संचय दे रखा होता है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावा न किए गए लाभांश को आर्थिक चिट्ठे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड रिकॉर्डेड ऑन द डैश बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट्स, क्रेडिट, डेबिट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है उसे बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में, संपत्ति में, क्रेडिट में या फिर डेबिट में। तो क्रेडिट डेबिट आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट में होता है नहीं है, दो साइड होते हैं, एक हो जाता है लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा उसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कंपनी का दायित्व होता है कि वो लाभांश का भुगतान करे। तो ऐसा डिविडेंड जो कि क्लेम नहीं किया है किसी अंशधारी ने तो दायित्व होता है कंपनी का उस डिविडेंड को चुकाना, इसलिए हो जाएगा आपका लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कंपनियों के एकीकरण में इन अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, बोथ कंपनीज लूज देयर एक्सिस्टेंस, बोथ कंपनीज कंटिन्यू, एनी वन कंपनी कंटिन्यूज, नन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो कंपनियों का जब एकीकरण होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, दोनों कंपनियाँ अपनी विद्यमानता खो देती हैं, दोनों कंपनियाँ चलती हैं, कोई एक कंपनी चलती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि एकीकरण में, तो एकीकरण में क्या होता है कि दोनों कंपनियां जो भी एकीकरण में जा रही होती हैं वो अपनी विद्यमानता खो देती हैं और कोई जो दूसरी नई कंपनी होती है वो कंपनी उनके व्यवसाय को चलाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ कंपनीज लूज देयर एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है तो इसे डेबिट किया जाता है। व्हेन परचेजिंग कंपनी पेज परचेज कंसिडरेशन इट विल बी डेबिटेड टू बिजनेस परचेज अकाउंट, एसेट अकाउंट, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनीज अकाउंट, नन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब क्रेता कंपनी जो होगी और वो जो परचेज कंसिडरेशन है, क्रय प्रतिफल है, उसको पेमेंट कर रही है तो इसे कौन से खाते में डेबिट किया जाता है, व्यापार क्रय खाता, संपत्ति खाता, विक्रेता कंपनी के खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो वो डेबिट किया जाएगा विक्रेता कंपनी के खाते में, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनीज अकाउंट, या इतना कह सकते हैं लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वार्षिक साधारण सभा के मध्य भुगतान किया गया लाभांश है। द डिविडेंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज नोन एज डैश, फाइनल डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब दो वार्षिक साधारण सभा के मध्य कोई लाभांश का भुगतान किया जाता है तो वो कौन सा लाभांश होता है, अंतिम लाभांश, पूर्व लाभांश, अंतरिम लाभांश या फिर सिर्फ लाभांश। तो वो हो जाता है आपका अंतरिम लाभांश या फिर इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जब वर्ष के बीच में ही किसी कारणवश जो है लाभांश को घोषित करना पड़ता है तो वहाँ पर वो लाभांश आपका इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध संपत्ति का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो अंतर होगा। व्हेन द नेट एसेट्स आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन द डिफरेंस विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, नन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो संपत्तियों का मूल्य है, यानी कि जितनी भी संपत्तियां हैं उस कंपनी की नेट एसेट की वैल्यू है वो उसकी जो परचेजिंग प्राइस डिसाइड किया गया है उससे कम है। तो इस तरह समझ लीजिए कि आप जो परचेजिंग प्राइस है वो 10 लाख है लेकिन जो संपत्तियों का मूल्य है वो 9 लाख ही है। तो बीच का जो 1 लाख का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो गुडविल होती है, ख्याति होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।